हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आज जो है आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, कंजक्शन। तो आज के इस पूरे क्लास में जो है पूरे सेशन में हम कंजक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे, इम्पोर्टेंट रूल्स एंड जो यूजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है, हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ सम कंजक्शंस। तो हम आज जो कंजक्शंस हैं उनके यूजेस सीखेंगे। तो उससे पहले हम कंजक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन क्या होता है कि देखिए, कंजक्शन क्या है। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं, और कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर, यानी जो ज्वाइन करते हैं टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस। क्या करते हैं? वर्ड्स या फ्रेजेस, या कह सकते हैं फ्रेजेस के साथ साथ क्लाजेस भी होते हैं। क्या होते हैं? क्लाजेस या फिर सेंटेंस। कहने का मतलब ये हुआ, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन जो होता है, दो शब्द या दो से अधिक कोई शब्द हो सकते हैं, या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं, या क्लाजेस हो सकते हैं, या फिर सेंटेंसेस होते हैं। इनको जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन। ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंजक्शन को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कंजक्शन को क्या करेंगे, दो भागों में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। एक तरफ से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक तरफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके। तो क्या हो गया, एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग और एक तरफ क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग। ये कुछ कंजक्शंस जो होते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट क्यों शो किया है, क्योंकि इससे सबसे पहले एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, इनका यूज़ जो होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है, कंपाउंड सेंटेंसेस में मिलेगा आपको। किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में। भाई अगर आपका पहचान मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है ना। जितने सिंथेसिस में इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हो तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, तो इसकी सहायता से, कंजक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान सकते हैं आसानी से। ओके। जैसे कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, और सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को भी पहचान सकते हैं। तो होते क्या है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ हम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस को यहाँ पर शो करूँगा। जैसे क्या हुआ, एंड है, वट है, और फॉर है, ऑल्सो, सो, स्टिल है, इल्स है, क्या है, इल्स है, इट है, या फिर आइदर और, नीदर नॉर। कोरिलेटिव क्या है, एक कोरिलेटिव कंजक्शन कहे जाते हैं, कोरिलेटिव। या कह सकते हैं जैसे बोथ एंड,
एज वेल एज वेल एज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे मैंने यहाँ पे बताए हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ये इनके जो यूजेस हैं, तो ये केस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे क्या होता है कि आफ्टर है, आफ्टर है, बिफोर, ठीक है। उसके कैसे इफ़ है, इनका देखने को यूज़ मिलेंगे मोस्टली। एज है, या बिकॉज है, दो है, अल्दो, है, अल्दो है। फिर जैसे टिल, अनटिल, देन, दैट, व्हेन, या फिर वेयर। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो कंजक्शंस हैं उनको शो किया है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनके जो जिस तरीके से जो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, जैसे इसमें क्या आता है कि सिंस का भी यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। इसका सिंस है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अगर हमें ये कंजक्शंस याद रहते हैं, अगर हम इनको एक तरह से समझ लेते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस जो है वो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा इनके यूजेस, ठीक है, क्या करते हैं, इनके यूजेस भी हमें समझ में आ जाएंगे। अब समझ में किस तरीके से क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस हैं, ठीक है, क्लास जिस तरह के काम, तो ये क्या करेंगे, ये दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का ही काम करेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, नो सूनर रीड पार्ट ए द बेल रिंग पार्ट बी व्हेन द स्टूडेंट्स पार्ट सी एंड असेंबल्ड फॉर प्रेयर पार्ट डी। तो हमने ये सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और फटाफट इसमें जवाब दीजिए कौन सा पार्ट में एरर बन रहा है। ओके जी, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है पार्ट सी, तो हमारा यहाँ पर एरर है और पार्ट सी में एरर है। वो भी एरर क्या है, व्हेन का यूज़ जो है वो गलत यूज़ किया गया है। दैट्स क्लियर। और क्यों यूज़ किया गया है इसको हम यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब नो सूनर दिया गया होता है तो उसके साथ हमेशा देन का यूज़ होता है। तो राइट यूज़ क्या होगा, देन होगा। इसके अलावा व्हेन है, देन है, THEN या दैट है, इस तरीके के यूज़ इसमें इसके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसका राइट यूज़ क्या होगा, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ करेंगे। अब देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पर, एक पॉइंट और होता है। पॉइंट फर्स्ट हो गया, पॉइंट सेकेंड ये हुआ कि हम नो सूनर, जब सेंटेंस के शुरुआत में नो सूनर दे रखा होता है तो इसमें इन्वर्जन भी होता है। नो सूनर के साथ नो सूनर और प्लस इन्वर्जन भी होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन देखिए, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन जो होता है कि जब हम अपनी एक्सिलरी वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले कर दें, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज़ ही इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नो सूनर डिड द वेल, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द वेल है सब्जेक्ट, और उससे पहले डिड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि नो सूनर इन्वर्जन देता है, इसके साथ इन्वर्जन होता है। दैट्स क्लियर।
अब देखिए क्या होता है कि मैंने एक नीचे सेंटेंस दे रखा है, नो सूनर के साथ हम एज सून का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम सेंस होता है, क्या है, एज सून एज सून एज का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम अर्थ होता है इसका निकलेगा। एज सून एज द बेल रिंग द स्टूडेंट्स असेंबल्ड फॉर प्रेयर। बट इसके साथ हम किसी, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देन का यूज़ किया है, किसका राइट यूज़ किया होगा, देन, तो यहाँ पर हम देन एंड किसी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन है, दैट है, व्हेन है, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। ये सिंपल एज सून एज द बेल रिंग द स्टूडेंट्स असेंबल्ड फॉर प्रेयर, इस तरह से इसका राइट यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई हैड हार्डली बोर्डेड द ट्रेन। आई हैड हार्डली, पार्ट ए, बोर्डेड द ट्रेन, पार्ट बी, एंड देन इट बिगेन टू मूव, पार्ट सी। तो फटाफट इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए जी। तो यहाँ पर भी जो है हमारा पार्ट सी जो है यहाँ पर गलत है। तो पार्ट सी में क्या है, एरर बन रहा है। वो एरर क्या है, देन का यूज़ गलत है। अब ये देन का यूज़ गलत क्यों है, ये क्या इसका राइट यूज़ क्या होना चाहिए, वो बताता हूँ। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बात हम करते हैं किसकी, हार्डली हो या स्कैर्सली। हार्डली या स्कैर्सली, स्कैर्सली इनका यूज़, ठीक है, इनके साथ हमेशा जो भी है क्या, व्हेन का यूज़ होता है। किसका, व्हेन का यूज़ होगा। राइट यूज़ क्या होता है, व्हेन का यूज़ किया जाता है। देन दैट, है ना, इनका यूज़ नहीं करना है। हार्डली या स्केर्सली जब दिया गया हो तो उसके साथ हम हमेशा व्हेन का यूज़ करेंगे। अब देखिए पहली बात, अब ये भी क्या होता है कि यदि जो हार्डली है या स्केर्सली, हार्डली हो या स्केर्सली हो, ठीक है, इनका यूज़ अगर हमारे सेंटेंस के बीच में दे दिया गया हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, तो यहाँ पर तो सेंटेंस हमारा ऐसे हो गया। यदि ये इनका यूज़ हमारे सेंटेंस के शुरुआत में, प्रारंभ में दिया गया हो, तो इनमें भी क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे हार्डली, हार्डली या स्कैर्सली, स्कैर्सली प्लस इन्वर्जन, इन्वर्जन यहाँ पर भी इन्वर्जन होता है। जैसे मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे क्या हुआ कि स्कैर्सली है, स्कैर्सली, स्कैर्सली, या फिर देखिए इनका अर्थ एक सेम होता है, सेम ही अर्थ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे स्कैर्सली का यूज़ कर लो, चाहे हार्डली का यूज़ कर लो, दोनों का मतलब मुश्किल से ही होता है। हार्डली है, स्कैर्सली या हार्डली का यूज़ कर दिया। अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, इन्वर्जन लाना है। इसमें क्या करना है, हम इनका डिफरेंट यूज़ करेंगे। हम जो हार्डली है, जो स्कैर्सली है, इसका यूज़ हम मध्य में न लाकर हम शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ कर रहे हैं। स्कैर्सली या हार्डली, जो भी आपको उचित लगे उसको समझ लेना है, ठीक है। हार्डली का यूज़ कर दिया, उसके बाद जब हमने शुरुआत में किया है तो जो सब्जेक्ट, उसके बाद उसका जो एक्जुलरी वर्ब था, किया है यूज़ ना, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब लाएंगे, क्योंकि इन्वर्जन अब होना अनिवार्य हो गया। तो स्कैर्सली, हार्डली, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे और फिर क्या करेंगे, बोर्डेड, बोर्डेड द ट्रेन, द ट्रेन, इट बिगेन टू मूव। ओके, इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्वर्जन कब होगा, इन्वर्जन जब होगा जब ये सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ किए जाते हैं, अदरवाइज इन्वर्जन नहीं होगा। और इसके साथ हमेशा किसका, व्हेन का यूज़ होगा। जैसे हार्डली के साथ कई ऐसे और भी वर्ड हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे क्या हुआ, आपका हार्डली हो गया, या फिर रेयरली है, क्या है रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है,
ये आपका लिटिल है, फ्यू है, कुछ ऐसे जो एडवर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, इन्वर्जन लेते हैं यदि ये सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर दिए जाते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 3। हार्दिक पांड्या नॉट ओनली पार्ट ए मेड अ सेंचुरी बट पार्ट बी टुक 3 विकेट्स, पार्ट सी। ओके, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा एरर है, कौन सा पार्ट में एरर बन रहा है। ठीक है, चलिए वो सिंपल है, इसको हम बी को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि मेड अ सेंचुरी वट, यहाँ पर हमारा एरर बन रहा है। क्या बन रहा है देख लेते हैं कि ओनली वट का यूज़ हम नहीं करेंगे। वट अब क्या है, क्या यहाँ पर दिक्कत हो रही, क्यों एरर बन रहा है। देखिए क्या होता है कि जब भी नॉट ओनली का यूज़ किया जाए, किसका, नॉट ओनली का यूज़ होता है तो इसके साथ हमेशा वट ऑल्सो का यूज़ होता है, वट ऑल्सो का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ओनली वट की जगह पर क्या होना चाहिए, वट ऑल्सो होना चाहिए, वट ऑल्सो का यूज़ होना चाहिए। तो राइट यूज़ क्या होगा हमारा, वट ऑल्सो इज द राइट यूज़। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस 4 नंबर, योर सिटी पार्ट ए नॉट एज पॉल्यूटेड, पार्ट बी एज माइन, पार्ट सी। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फाइंड द एरर। यस, तो पार्ट बी में हमारा क्या है, एरर है, और वो एरर क्या है, एज का एरर है। वो एरर कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि एज दो तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एरर देख सकते हैं। देखिए एज के साथ हमेशा एज ही होता है, ये तो बात क्लियर हो गई, बट ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ होता है। तो या तो हम यहाँ से एज की जगह पर क्या करें, सो का यूज़ करें, क्या करें, सो का यूज़ करें। तो सो जो है क्या करना है, सो एंड एज इसका यूज़ नेगेटिव में होता है, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, योर सिटी इज़ नॉट सो पॉल्यूटेड एज माइन, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारा राइट यूज़ क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम कौन से वाले फॉर्मेट को, इसको सो एज का यूज़ करेंगे, ना कि एज को। जिस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं, अमन इज़ सो गुड एज हिज ब्रदर। जिस तरीके से बताया है कि यहाँ पर क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पार्ट बी में ही एरर है। वो क्या एरर है, क्योंकि जब हमारा अफर्मेटिव, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, यहाँ पे सो की जगह पर क्या करना है, हमें एज का यूज़ करना है। एज गुड एज हिज ब्रदर, अमन इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो इसका ये राइट यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 6, क्वेश्चन नंबर 6, आइदर यू सेल, पार्ट ए, टू स्टे हेयर, और पार्ट बी टू गो होम, पार्ट सी। चलिए जल्दी फटाफट इसका जवाब दीजिए। ओके, देखिए अब क्या है कि यहाँ पर भी जो है हमारा
यहाँ पर जो एरर बन रहा है वो एरर ये है, देखते हैं क्या एरर बन रहा है। देखिए बी पार्ट में अब वो कैसे बन रहा है, किस तरीके से, इसका राइट यूज़ देखिए, समझिए। देखिए क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आइदर होता है इसके साथ हमेशा और ही यूज़ किया जाता है, और वो हमारा राइट यूज़ है भाई। इधर के साथ यहाँ पर आर का यूज़ हुआ, यहाँ ये है। बट यहाँ पर गलती क्या है, गलती ये है कि इसका जो है प्लेसमेंट नहीं सही है, गलत है, प्लेसमेंट गलत है, सही जगह पर इसका यूज़ नहीं किया गया। किसका? आइदर का यूज़ सही जगह पर नहीं किया गया, क्योंकि ये भाई कोरिलेटिव कंजक्शन है ये। अब ये काम क्या करता है, अब ये दोनों क्या काम करेंगे, या तो ये दो सब्जेक्ट भाई क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट हों, या जैसे कह सकते हैं टू सब्जेक्ट को ज्वाइन करें, या टू वर्ब्स को, या टू एडजेक्टिव को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मान लीजिए जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, इनका सही तरीके से इसका प्लेसमेंट आपको हमेशा इधर उधर दे दिया जाएगा। अब ये बात किसकी कर रहे हैं भाई, किसको जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, या दो वर्ब्स को जोड़ रहे हैं, या दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर यू, हमने चलो यहाँ पर समझ लिया कि भाई यू किसको, प्रोनाउन सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर तो इधर यू सब्जेक्ट हो गया भैया, यहाँ पर कहाँ सब्जेक्ट है, नहीं है ना, तो इसका मतलब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जो आइदर का यूज़ किया गया है वो गलत है ना। तो यहाँ पर से हम चेक कर सकते हैं, और टू गो मतलब वर्ब के लिए यूज़ किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे। आइदर टू स्टे हेयर और टू गो होम, मतलब जो टू वर्ब्स हैं इनको ज्वाइन कर रहा है, इनको दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। क्या? ये हमारा को रिलेटिव कंजक्शन, आइदर आर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए neither he or I, पार्ट बी and was there, पार्ट सी। जी तो देखिए क्या है, ये यहाँ पर भी पार्ट बी में ही एरर बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, देखिए जिस तरीके से मैंने बोला आइदर के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरीके से नीदर जो होता है, नीदर के साथ हम हमेशा नॉर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमने किसका मिस यूज़ है, मतलब एरर बन रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर होना चाहिए। अब इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए जो चीज़ ऊपर थी उस चीज़ को यहाँ पर आपके 6 नंबर सेंटेंस में आपको देखने को मिला था कि देखिए ये नीदर दिया है, ये किसको, इस सब्जेक्ट को और आई, इन दोनों सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है ना, नेदर ही और आई, मतलब यहाँ पर और की जगह पर क्या होना चाहिए, नर आई। तो दो सब्जेक्टों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो है ना, तो राइट प्लेस जो है यूज़ किया गया है, तो ये सही जगह पर, यहाँ पर राइट प्लेस नहीं था। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इस सेंटेंस में देखिए, वॉक केयरफुली, पार्ट ए, लेस्ट यू, पार्ट बी, वुड बी फॉल, पार्ट सी। फटाफट जवाब दीजिए जी। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर बन रहा है। किसमें, पार्ट जो सी है हमारा, ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, एरर बन रहा है। वो एरर क्या है, हम देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लेस्ट जो होता है, लेस्ट, ठीक है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, शुड का यूज़ होता है। और तो शुड यहाँ पर जो होगा राइट यूज़ होगा, तो वुड की जगह पे क्या होना चाहिए, शुड का यूज़ होना चाहिए। ओके, किसका यूज होना चाहिए, शुड का यूज़ होना चाहिए। दूसरी बात, एक दूसरा पॉइंट ये होता है कि लेस्ट जहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है,
लेस्ट जहाँ पर यूज़ किया जाता है तो इसके साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं होता है। लेस्ट प्लस नॉट जो होता है इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसा लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा नेगेटिव मीनिंग रखता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्दो ही पार्ट ए इज पुअर पार्ट बी व्हाट ही इज ऑनेस्ट पार्ट सी। तो यहाँ पर फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑल्दो ही इज पुअर व्हाट ही इज ऑनेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किस पार्ट में एरर बन रहा है? जी, पार्ट सी में एरर बन रहा है। और वो एरर क्या है? बट का एरर है। बट का एरर है। तो क्यों बन रहा है? ये सारी चीज़ें अभी सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मतलब दो है या फिर अल्दो और दो, इसके साथ हमेशा अगर यूज़ होगा तो क्या होगा? एट यूज़ होगा। क्या होगा? एट होगा। बट का यूज़ नहीं करेंगे तो एट जो होगा राइट यूज़ होगा। क्या होगा? एट जो होगा वो राइट यूज़ होगा। तो इसके बट की जगह पे क्या होना चाहिए था? एट का यूज़ होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इस सेंटेंस में अगर एट का यूज़ ना करें तो हम इसको कॉमा के आधार पर भी सही कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, यहाँ सेंटेंस है, इसको समझ सकते हो। अल दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे भी ये हमारा सही सेंटेंस होगा। इसको ध्यान रखना। और ये मतलब ये हुआ कि अगर दो अल्दो का यूज़ मतलब है तो इसके साथ एट और कॉमा दोनों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो एंड अल्दो के बाद हम कॉमा तथा एट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है? ही इज सो वीक हु ही कैन नॉट वॉक। पार्ट ए वीक हु, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जी हाँ, तो इसमें क्या है कि पार्ट जो बी है, पार्ट बी में एरर बन रहा है। तो पार्ट बी में एरर क्या है? हम देख सकते हैं कि पार्ट बी में WHO जो हु का यूज़ किया गया वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम कभी भी सो जो है, सो के साथ क्या करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो के साथ दैट का यूज़ करते हैं। बीच में क्या होता है? एडजेक्टिव मोस्टली क्या मिलेगा? हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ मिलेगा। बीच में क्या मिलेगा? एडजेक्टिव होगा। और इधर सो एंड दैट। दैट्स क्लियर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। ये देखना है कि सो दैट बीच में एडजेक्टिव होगा, आपको देखने को मिलेगा बीच में। नेक्स्ट, तो हु की जगह पर क्या है? दैट का यूज़ हमें करना है। क्या करना है? दैट का यूज़। तो ये हु रॉन्ग है, दैट को हम सही करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आई सेल नर्स पार्ट ए हिम सो दैट पार्ट बी ही हैज़ लाइफ लिव। पार्ट सी। फटाफट इसका जवाब दीजिए। जी आसान है। कहाँ आपको एरर देखने को मिलेगा? देखिए, पार्ट सी में ये एरर जो है पार्ट सी में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट सी में आपको एरर देखने को मिलेगा। अब एरर कैसा बन रहा है ये देखिए। देखिए क्या होता है कि जब हम अभी क्या था, यहाँ पर मैंने देखा था कि सो दैट, इसको समझना है, ध्यान देना, क्योंकि बीच में क्या होगा? आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, है ना।
बट यहां पर क्या होगा, सो दैट बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं, कोई नाउन नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं, ठीक है। जब सो दैट का यूज किया गया हो जिस मतलब क्लास में, एडवर्ब क्लास में, इससे एडवर्ब क्लास ही बनती है, तो क्या है, तब जो एक इसका एक रूल होता है, यदि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे आई सेल नर्स हिम, ये क्या हुई, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज जो है, ठीक है, कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज, अगर किसमें प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ओके, तो प्लस जो एडवर्ब बनेगी, एडवर्ब क्लास बनेगी, सो दैट वाली जो क्लास होगी, उसकी जो वर्ब होगी, जो एक्सुलरी वर्ब होगी, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब वो क्या होनी चाहिए, में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, में। समझते रहे ना। अब यहाँ पर जो ये हैज़ का यूज़ किया गया ना, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या, ही में लिव, क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल क्लास है आई सेल नर्स हिम, तो ये फ्यूचर में है। जब क्लास हमारी फ्यूचर में हो गई तो सो दैट वाली जो क्लास बनेगी वो एडवर्ब क्लास, तो उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए, में होनी चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, में होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। अब देखिए एक और भी चीज़ होती है, यदि प्रिंसिपल क्लास, अगर प्रिंसिपल क्लास जो है, प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो गई तो क्या करोगे, पास्ट में हो गई तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, पास्ट में हो गई तो जो इसकी जो वर्ब यहाँ पर मैंने मे का यूज़ किया है ना, तो इस तरीके से क्या, माइट का यूज़, वर्ब जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइट का यूज़ होगा, माइट का यूज़ होगा। तो इस तरह से क्या है कि अब हम इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि मैंने इसी सेंटेंस को दिया, आई नर्स्ड नर्स्ड हिम, nursed him so that वाली दी क्लास होगी तो क्या हो जाएगा, he might live, है ना, क्या हो गया, might live। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए नर्स्ड हो गया ना, ये किस में, पास्ट में हो गया। अब जो हमारी जो प्रिंसिपल क्लास किस में हो गई, पास्ट में हो गई, तो हमारी जो सो दैट वाली जो एडवर्ब क्लास होगी उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो क्या होगी, पास्ट में ही होगी, माइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन नंबर 12, वी बोथ लव व्हाट ऑनर हिम, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब देखिए क्या होता है कि वी बोथ लव व्हाट ऑनर हिम, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है। तो इसका सिंपल तरीका है कि हमारा पार्ट बी में एरर बन रहा है, वो भी कौन सा, बट का, क्योंकि बोथ जो है, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। इस चीज़ राइट यूज़ क्या है इसका, एंड, ओके। इसके अलावा कई ऐसे मिसयूज़ दे दिए जो एरर बनती हैं, जैसे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, वर्षा, आपको लगे इस तरीके से लगता है कि सही राइट आंसर है इज़ बोथ टाल एज वेल एज ब्यूटीफुल, अब देखिए क्या होता है कि वर्षा इज बोथ टाल एज वेल एज ब्यूटीफुल। सेंटेंस एक बिल्कुल सही लग रहा है, बट क्या करना है, हमें इस तरीके से ध्यान देना है कि बोथ का यूज़ किया गया है, बोथ के साथ एज वेल एज यहाँ लगा दिया है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ होना क्या चाहिए, एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंड। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बोथ के साथ हमेशा क्या करना है, एंड का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ यू कम पार्ट ए हेयर देन पार्ट बी
आई विल टीच यू, पार्ट सी। तो इस तरह से क्या है, ए यहाँ पर जल्दी फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर कहाँ पर एरर बन रहा, किस पार्ट में एरर बन रहा है? तो पार्ट बी में क्या है, देन का जो यूज़ है वो गलत यूज़ है। तो हम देख सकते हैं क्यों यूज़ ये इसका राइट यूज़ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि हमारे सेंटेंस में, ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जैसे एज है, इफ़ है, व्हेन है, या फिर बिकॉज है। ओके, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कोई क्लास है, एडवर्ब क्लास शुरू होती है, प्रारंभ होती है, बिगिनिंग कैसे होती है, एज, इफ, व्हेन, एज, इफ, व्हेन या बिकॉज, इन एडवर्ब से कोई क्लास प्रारंभ होती है तो इनके बाद कोई कंजक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी भी कंजक्शन का यूज़ हम नहीं करते हैं। नो यूज़, कंजक्शन का नहीं प्रयोग हम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू एक और भी चीज़ें, एक सेंटेंस को समझ सकते हैं। जैसे क्या हुआ, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर, when she came here, I was reading। तो इस तरह के सेंटेंस में करना क्या है, हमें कॉमा लगाना होता है। क्या होता है, कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जैसे हमारा कोई एडवर्ब क्लास व्हेन से स्टार्ट हुआ या इफ़ से स्टार्ट हुआ, बिकॉज से या एस से स्टार्ट होता है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉमा का यूज़ करना है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। रीडिंग बुक, ठीक है। इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई वॉज रीडिंग बुक when she came here। okay, next question number 14, contact us between 9 AM part A part B to 6 PM part C। फटाफट इसमें जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी एरर इसका फाइंड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पार्ट जो सी है हमारा, यहाँ पर एरर है, और वो पार्ट सी में एरर क्या है, ये हमारा टू का यूज है जो गलत है। वो किस तरह से है वो हम देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहला सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर बिटवीन है, बिटवीन का यूज़ एज अ कंजक्शन है ना, बिटवीन का यूज़ किया गया है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, राइट यूज़ क्या होता है, एंड। तो एंड का यूज़ करेंगे हमेशा किसका, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। लेकिन टू का यूज़ बिल्कुल राइट यूज़ लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो बिटवीन के साथ, हालांकि और बाकी के साथ हम टू का यूज़ करेंगे, बट बिटवीन के साथ जो है हम एंड का यूज़ करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शी वांट्स पार्ट ए नथिंग, पार्ट बी नथिंग एल्स, टू गो टू बेड, पार्ट सी। ओके, तो फटाफट इसका एरर फाइंड कीजिए। मिला जी हाँ। तो यहाँ पर जो है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन में पार्ट बी, इधर क्या है, पार्ट बी। क्यों, क्या है, देखिए, एल्स के साथ हमेशा वट का यूज़ किया जाता है। तो एल्स के साथ क्या आएगा यहाँ पर, एल्स वट, तो वट का राइट यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ही डाउट्स दैट रानी विल मैरी हिम।
यहाँ पर आपको ये बताना है, चलिए सेंटेंस ऐसे ही लिख गया था, इसमें इसके पार्ट नहीं किए, चलिए मैं करता था। ये और ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी। ही डाउट्स दैट रानी विल मैरी हिम। फटाफट जवाब दीजिए कि यहाँ पर जो है एरर कहाँ पे बन रहा है। जी, तो यहाँ पर पार्ट बी, ओके, पार्ट बी जो है यहाँ पर एरर है वो किसका, दैट का। ठीक है, अब क्या तरीका है, तरीका देखिए क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कि जब भी डाउट का यूज़ किया गया हो, क्या हो, डाउट, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाउट, डाउट हो और सेंटेंस हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव अगर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हमेशा इफ़ या वेदर का यूज़ हम करेंगे। ओके, किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। डाउट हो और सेंटेंस हमारा कैसा हो, डाउट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका कब होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। यदि अब देखिए क्या होता है, यदि नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, दूसरा पॉइंट क्या है कि डाउट, यही डाउट जो है इसके साथ इफ़ या वेदर नहीं यूज़ होता है, इसके साथ क्या होता है, दैट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, दैट का यूज़ होता है जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। ओके, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ दैट, डाउट के साथ दैट का यूज़ करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है आई हैव नॉट एनी डाउट, नॉट हैव एनी डाउट दैट the publisher will cheat me। अब देखिए क्या है, ये नेगेटिव है सेंटेंस, कैसा नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ क्या है हमारा, दैट का, है ना, डाउट यूज़ हुआ, डाउट के साथ किसका यूज़ किया गया, दैट का यूज़ किया गया है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दैट के साथ क्या आएगा, दैट का यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव के साथ हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द रीज़न, पार्ट ए, ड्यू टू हिज नॉट, पार्ट बी, अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, पार्ट सी। फटाफट इसका जवाब दीजिए, कौन सा पार्ट जो है, किस पार्ट में एरर बन रहा है। जी, तो पार्ट बी में एरर है, वो क्या एरर है, ड्यू टू, जो ड्यू टू का यूज़ किया गया है वो गलत है। अब इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या रूल है, इसका रूल ये है कि अगर द रीज़न दे रखा है, क्या दे रखा है, द रीज़न शब्द जो वर्ड है, तो इसके साथ हमेशा दैट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, दैट का होता है, ना कि इसके अलावा हम जैसे मान लीजिए ड्यू टू है या ड्यू टू की जगह पर और भी कुछ दे सकते हैं, बिकॉज दे सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ दे सकते हैं, इन किसी का यूज़ नहीं होगा, राइट यूज़ क्या होगा, दैट का यूज़ होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। द रीज़न के साथ क्या होगा, दैट का, तो क्या होगा, दिस इज द रीज़न दैट ही इज़ नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू की जगह पर क्या होगा, दैट का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 18, द स्टूडेंट्स, पार्ट ए, stood up while, पार्ट बी, द टीचर came, पार्ट सी।
ओके, तो इसको सही सेंटेंस को क्लियर करना है, फटाफट इसका एरर फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पार्ट वी में एरर है, और वो भी क्या एरर है अभी हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, देखिए यहाँ पर वाइल ये एरर है, ये क्या एरर है, सही है गलत है, हम अकॉर्डिंग टू रूल के क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है कि वाइल का जो यूज़ होता है, वाइल का जो यूज़ होता है, वाइल है ना, वाइल का जब यूज़ होता है कह सकते हैं कि एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस एक्शन, मीन्स ये हुआ कि दो एक्शन होंगे, मतलब सेंटेंस में क्या होगा, दो एक्शन होंगे, वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, लगातार दो कार्यों का होना, ठीक है, दो कार्य साथ साथ में हो रहे होंगे हैं, ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में दो कार्य एक साथ होने का बोध करा रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। बट यहां पर देख सकते हैं द स्टूडेंट स्टूड अप व्हाइल द टीचर कैम, है ना, तो यहां पर ये तो सिचुएशन है नहीं, ऐसी कंडीशन है नहीं। वैन की क्या कंडीशन है देखते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैन का यूज़ होगा, क्या होगा, वैन का यूज़ होगा, ये वाइल की जगह पर किसका यूज़ होगा, वैन का यूज़ होगा। अब वैन का यूज़ क्यों होता है, अब देख सकते हैं, वैन का यूज़ जब हम करते हैं, कब करते हैं, वैन का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक एक्शन, ठीक है, कंप्लीट एक्शन, क्या होगा, कंप्लीट एक्शन, इसके फलस्वरूप मतलब इसके बाद में इसके ही मतलब एक कंप्लीट एक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, दूसरा एक्शन होता है, एक कंप्लीट एक्शन हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, एक्शन जो कैसा था वो कंप्लीट हुआ, दूसरा एक्शन, उसके फलस्वरूप दूसरा एक्शन होता है, नेक्स्ट एक्शन। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वैन का जो भी यूज़ करते हैं कि किसी एक एक्शन के समाप्त होने के फलस्वरूप, है ना, के बाद दूसरा एक्शन होता है, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन प्रारंभ होता है। ऐसी सिचुएशन में हम किसका, वैन का यूज़ करते हैं। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई। तो दोनों कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर वाइल है द स्टूडेंट स्टूड अप, मतलब स्टूडेंट्स जो थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए, वाइल द टीचर कैम, है ना, जब अध्यापक आया तब छात्र जो थे वो खड़े हुए। तो मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट एक्शन हुआ और एक एक्शन बाद में जब स्टूडेंट्स खड़े हुए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें व्हेन का यूज हो जाएगा। एक दूसरा भी सेंटेंस हम यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड। अब देखिए व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन, अब यहाँ पर देखिए पहले क्या हो, जैसे स्टेशन पहुँचा द ट्रेन स्टार्टेड, मतलब पहला एक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ, पहुँचा, उसके बाद ट्रेन जो थी वो चली, है ना। तो एक एक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा एक्शन प्रारंभ होता है। तो वही कंडीशन है, जब एक एक्शन शुरू होता है मतलब कंप्लीट हो जाए, दूसरा उसके बाद उसके आधार पर दूसरा एक्शन शुरू होता है, तब हम व्हेन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जब दोनों एक्शन कंटिन्यू चल रहे होते हैं तब हम किसका, व्हाइल का यूज़ करेंगे। अब व्हाइल का यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 19, मतलब सेंटेंस 19 क्या है, व्हेन आई वॉज वॉचिंग मूवी, पार्ट बी माई मदर वॉज कुकिंग, पार्ट सी।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हेन का यूज़ गलत है, ठीक है, व्हेन का यूज़ नहीं होना चाहिए पार्ट ए में। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए व्हेन आई वॉज वॉचिंग मूवी, जब मैं मूवी देख रहा था, माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी माँ जो थी वो खाना बना रही थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक्शन कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू एक्शन हो रहे हैं, दोनों एक्शन क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों एक्शन जब साथ साथ चलते हैं तो हम व्हेन की जगह पर क्या वाइल का यूज़ करते हैं। किसका? वाइल का यूज़ करते हैं। दैट्स क्लियर? हाँ, वाइल का यूज़ करते हैं। हाँ, वाइल, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ सकते हैं, जैसे वाइल I was in Delhi, my friend was in मुंबई। भाई जब मैं दिल्ली था तो उस समय मेरा मित्र जो था वो मुंबई में था। मतलब दोनों एक्शन जो हैं क्या हो रहे हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका वाइल का यूज़ करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेंटेंस है। मिस्टर गौतम नीड्स अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट दैट पार्ट बी ही शुड सेटल इन पटना पार्ट सी। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसमें कहाँ पर आपको एरर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा पार्ट जो है, कौन सा पार्ट, पार्ट बी में एरर मिल रहा है। तो पार्ट ई में एरर क्या है, इस चीज़ को समझ सकते हैं। दैट का जो यूज़ है वो गलत है। अब देखिए क्या गलत है क्या सही है, ये सारी चीज़ें नियम में रूल के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेदर का यूज़ होना चाहिए। किसका? वेदर का यूज़ होगा। राइट यूज़ क्या होगा, वेदर का यूज़ होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी सेंटेंस में वेदर का यूज़ किस सिचुएशन में होगा, अगर प्रीपोजिशन प्लस वेदर, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वेदर का यूज़ होगा। भाई प्रीपोजिशन के बाद में वेदर का यूज़ हम करेंगे। या फिर वेदर प्लस इन्फिनेटिव, तो ये क्या हो गया, या तो इस सिचुएशन में इन्फिनेटिव, वेदर के बाद इन्फिनेटिव होना चाहिए, तब भी हम किसका, वेदर का, इन दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे, वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।